ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में ब्रिटिश काल में समाज सुधार। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम भारत में ब्रिटिश काल में समाज सुधार। प्रिय छात्रों, भारत में समाज कल्याण का इतिहास, इसके अंतर्गत दो वार्ताओं की चर्चा हुई आपसे। पहली वार्ता में बात हुई थी कि भारत में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में समाज कल्याण के प्रति क्या दृष्टिकोण था, किस प्रकार से उस कार्य को किया जाता था। और ये हमने आपसे बताया था कि उस वक्त अर्थात वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में समाज कार्य और समाज कल्याण को धर्म का ही एक अंग माना जाता था। कैसी उदात्त भावना थी, कुछ उस समय संस्कृत के हमने कोटेशन आपके सामने रखे थे। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, और जब पूरी पृथ्वी को, पूरे मानव समाज को मैंने अपना परिवार मान लिया है, तो मैं कामना करूँगा, वैदिक ऋषि कामना करते थे कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो और कहीं किसी को कोई किसी प्रकार का दुख न हो। तो ये भावना थी। और बाद में परवर्ती काल में जब राजशाही का प्रारंभ हुआ, तब भी हमने देखा कि राजा और प्रजा में और धर्म में समाज कल्याण को लेके परस्पर कोई विरोध नहीं था, जैसे इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में समाज कार्य के इतिहास के समय हमने आपसे चर्चा की थी कि उस समय शासन यानी राजा और चर्च में समाज कल्याण को लेकर के खींचतान होती थी, और दोनों चाहते थे कि उस पर हमारा अधिकार हो। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। ये दोनों धाराएं समाज कल्याण की, राजा की और प्रजा की, समानांतर चलती रहीं, बल्कि एक हद तक एक दूसरे की पूरक भी थी। तो अल्टीमेटली आखिरकार उसका जो फ़ायदा था वो प्रजा को ही मिला। और उस युग में, जैसे कि हमने आपसे चर्चा की थी, महान सम्राट हुए जिन्होंने प्रजा का पालन संतानवत किया। और उस समय जो विशेष शासक थे, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, राजा भोज, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, शेर शाह, शाहजहां जैसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने अनेक प्रकार के समाज कार्य, अनेक प्रकार के समाज कल्याण की गतिविधियां संचालित की। और ये भी हमने आपसे बताया कि उसी युग में चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें राजा के कुछ कर्तव्य गिनाए गए कि किस प्रकार से राजा को प्रजा के कल्याण में हमेशा तत्पर और सन्नद्ध रहना चाहिए। उस युग में स्मृतियाँ भी लिखी गई, और स्मृतियाँ जो थी एक प्रकार का सामाजिक कोड ऑफ कंडक्ट था, सामाजिक कोड ऑफ एथिक्स था कि किस प्रकार से समाज कल्याण के कार्य को गति दी जाए। मध्यकाल में महान संत कवि हुए, और उन्होंने भी सांप्रदायिक एकता के लिए अपने काव्य के माध्यम से बहुत कुछ काम किया, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास इत्यादि लोगों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल, इसमें बिना किसी पारस्परिक संघर्ष के राजा, प्रजा और धर्म ये सब मिल करके
समाज कल्याण के कार्य में रत होते थे। लेकिन फिर छात्रों, उसके बाद एक ऐसा युग आया जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय ही कहा जा सकता है। आज से कई शताब्दियों पूर्व 7 समुद्र पार लंदन में, इंग्लैंड में सन 1600 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत, जो कि उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पर नोचने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरा आशा है सन 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था उस सोने की चिड़िया का जितना अधिक से अधिक शोषण किया जा सके किया जाए। 1600 के आगे हम देखते हैं 1947 तक लगभग 350 साल का इतिहास, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, एक काला अध्याय था। इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना भारत के साथ, और व्यापार के माध्यम से भारत के धन और संपत्ति को चूस कर इंग्लैंड ले जाना। इस कंपनी के भारत में आगमन के बाद धीरे धीरे ये कंपनी अपना पैर पसारने लगी। व्यापारी धीरे धीरे शासक हो गए, और इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब व्यापारी के हाथ में शासन का अधिकार भी आ जाता है तो शासन का उपयोग भी वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही करता है, अपने मुनाफे के लिए करता है। तो इससे एक दुर्भाग्यपूर्ण काम ये हुआ कि संपत्ति का दोहन तो हुआ ही, समुद्र पार जाने लगी, लेकिन इसके साथ में जैसा इंग्लैंड में हुआ था किसी समय कि समाज कल्याण या समाज कार्य को लेकर के राजा और प्रजा के बीच में संघर्ष, वो भारत में भी चालू हो गया। वो कैसे? इस प्रकार से कि परवर्ती समय में जब कोई अशासकीय संस्था समाज कल्याण के कार्य में रुचि लेना चाहती थी तो तत्कालीन गोरे शासक उसको संदेह की निगाह से देख, वो समझते थे कि ये हिंदुस्तानी इकट्ठा हो रहे हैं समाज कल्याण के माध्यम से, समाज कल्याण के बहाने से, और हो न हो ये हमारी जो सत्ता है उसको किसी न किसी रूप में चुनौती देने के इच्छुक हैं। तो एक खींचतान प्रारंभ हो गई। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों के साथ में भारत में एक नया धर्म आया, एक नई शासन प्रणाली आई, और साथ में आई एक नई शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि लॉर्ड मैकॉले ने, जिसको कि भारतीय शिक्षा का नींव डालने वाला व्यक्ति कहा जाता है, सोचा था कि हम ब्राउन साहिब पैदा करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, ऐसे क्लर्क पैदा करेंगे जो अंग्रेजी साम्राज्य को पुष्ट करने में और आगे बढ़ाने में पुरजे साबित हों, और ऐसी एक नस्ल तैयार करेंगे हिंदुस्तानियों की जो शरीर से भले काले हों लेकिन जिनका हृदय अंग्रेज हो। तो उद्देश्य तो उनका यही था, लेकिन कहें हिंदुस्तानियों के सौभाग्य से या अंग्रेज़ों के दुर्भाग्य से इस शिक्षा प्रणाली के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुए जो कि अंग्रेज़ों की दृष्टि से उचित नहीं थे। क्या साइड इफ़ेक्ट हुए? इस शिक्षा प्रणाली से लोगों में एक नई दृष्टि विकसित हुई। पारंपरिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो अलग प्रकार की थी, लेकिन ये शिक्षा प्रणाली जो आई उससे लोगों में एक नया सोच जागृत हुआ, जागरूकता आई, और अपने अंदर झांक करके खुद अपना विश्लेषण और अपने समाज का विश्लेषण करने की एक इच्छा लोगों में जागृत हुई। और जब विश्लेषण किया, कुछ लोगों ने तो पाया कि अंग्रेजी शासकों को कोसना ये ठीक नहीं, पर्याप्त नहीं है। उनको तो ठीक है, उनकी दृष्टियाँ लगे, वो हमारे शोषण के लिए भारत में आए हैं, लेकिन हमको अपने अंदर भी तो झांक करके देखना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा समाज क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है। इसमें संदेह नहीं कि हजारों साल पुरानी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, लेकिन जिस प्रकार नदी अपने उद्गम से निकल करके समुद्र की ओर जाते समय बीच में उसमें कई विकृतियां आ जाती हैं, यही हाल संस्कृति का भी होता है, सामाजिक व्यवस्था का भी होता है। तो इस नई दृष्टि से एक नया एक दौर प्रारंभ हुआ भारत में, और वो था नई दृष्टि से अपनी सामाजिक व्यवस्था की समीक्षा करना, उसका विश्लेषण करना, और ये सोचना और देखना कि ऐसी कौन सी विकृतियां हैं जो हमारे समाज को घुन की तरह अंदर ही अंदर खा। बाहर तो विदेशी शासन है ही, लेकिन अंदर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमारे समाज को निरंतर कमज़ोर करती जा रही हैं। और इसके परिणाम स्वरूप देश में एक नई लहर जागृत हुई। सामाजिक समस्याओं को पहचानना, उनका विश्लेषण करना,
उनके जो पीड़ित लोग हैं उनसे उनके बारे में कुछ करना, सोच करना, कुछ कार्य करना, और कैसे उन समस्याओं का उन्मूलन किया जाए इसके लिए विचारों के ऊपर चिंतन करना। तो ये जो समाज सुधार की लहर ऐसी चली कि वह 18वीं का परवर्ती काल और 19वीं शताब्दी, इनको समाज सुधार की ही शताब्दी कहा जाता है, ब्रिटिश काल। और आप देखेंगे एक से एक प्रबल समाज सुधारक इस काल में हुए, जिन्होंने अलग अलग सामाजिक समस्याओं को पहचाना, उनके कारणों का विश्लेषण किया और उनको दूर करने के लिए आंदोलन किए, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। इसमें अगर हम निगाह डालें तो हम पाएंगे कि उस समय के समाज सुधारक दो प्रकार के थे। पहली कोटि में आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक, जो ब्रिटिश प्रणाली में शिक्षित नहीं थे, वो परंपरागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था के उत्पाद थे, लेकिन उनकी दृष्टि भी वही थी जो अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े लिखे समाज सुधारकों की विकसित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक सुधार का आंदोलन तो प्रारंभ किया, धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया, प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इसी के एक अंग के रूप में उन्होंने समाज सुधार को भी अंगीकृत किया। उनका जो जोर था समाज सुधार के कार्यों में, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1857 में मुंबई में, और इसके माध्यम से पूरे देश में आज आप देखेंगे कि DAV स्कूल्स और कॉलेज की एक श्रृंखला पूरे देश में है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस। इनके माध्यम से भी हमारी जो नींव थी वो तो भारतीय संस्कृति थी, लेकिन पठन पाठन जो है अंग्रेजी का भी किया जाता था, नई शिक्षा प्रणाली को भी अंगीकृत किया गया। तो आर्य समाज ने, स्वामी जी ने 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। पहला था स्त्री शिक्षा, और स्वामी जी का यह मानना था कि बिना स्त्री शिक्षा के देश शिक्षित नहीं हो सकता। दूसरा उनका आग्रह था नशा मुक्ति, और तीसरा जोर था जो देह व्यापार की जो कुरीतियाँ हमारे देश में थी उस समय, जिनको राजा महाराजा भी प्रश्रय देते थे, उसका भी विरोध उन्होंने किया। तो एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे हमारे समाज सुधारक थे, जो मुख्यतः धार्मिक आंदोलन करते थे, लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में सामाजिक सुधार का भी कार्यक्रम चलाया गया। तो एक तो श्रेणी ये हो गई, एक धारा ये हो गई उन समाज सुधारकों, और दूसरी धारा हो गई उन समाज सुधारकों की जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, जागृत हुए, विश्लेषण की दृष्टि उनमें विकसित हुई, और अपने सामाजिक बुराइयों को, अपने सामाजिक कुरीतियों को, अपनी सामाजिक समस्याओं को उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रक्रम किया। और इसमें सबसे पहला नाम, जैसा कि स्वाभाविक है, आता है बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय का नाम जाना जाता है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, और इसमें उनकी व्यक्तिगत पीड़ा छिपी थी। उनके रिश्ते की एक महिला, जबरन उसको सती बनाया गया, जलाया गया जिंदा धर्म के नाम पर। और राममोहन रॉय उस समय युवा ही थे। उन्होंने संकल्प किया कि धर्म के नाम पर इस मानव हत्या को हर तरह से दूर किया जाना चाहिए, और अकेले व्यक्ति ने एक आंदोलन खड़ा किया। वो स्वयं भी फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने वेद, पुराणों, उपनिषदों का अध्ययन किया, और उसके आधार पर उन तथाकथित पंडितों को ललकारा जो सती प्रथा का समर्थन करते थे। उन्होंने पूछा कि बताइए कहाँ पर सती प्रथा का समर्थन, किस ग्रंथ में है, किस धार्मिक विचारधारा में है। धीरे 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 देश में सती प्रथा के खिलाफ एक जनमत तैयार हुआ। इतना ही नहीं, राजा राममोहन रॉय ने लेख लिखे, समाचार पत्रों में लेख लिखे, उन्होंने पुस्तिकाएं छपाई और बांटी, जगह जगह जाकर के भाषण दिए, शास्त्रार्थ किए पंडितों से, और आखिरकार वो पहुंच गए इंग्लैंड, क्योंकि उस समय भारत के सारे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाया करती थी। वहाँ पर उन्होंने लॉबिंग की राजा राममोहन रॉय ने, और वहाँ पर वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको उन्होंने कन्विंस किया कि ये अमानवीय प्रथा हर हालत में दूर होनी चाहिए, और इसके लिए एक कानून का पारित होना बहुत आवश्यक है। तो राजा राममोहन रॉय के प्रयत्नों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम सन 1828 में पारित हुआ, और ये भारत का ऐसा कानून था जिसे सच्चे अर्थों में एक समाज सुधार का कानून कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, राजा राममोहन रॉय ने बाल विवाह पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, और उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रयास किए।
इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बंगाल के ही समाज सुधारक का नाम हमको याद आता है, और वो थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर जी ने विधवाओं की, हिंदू विधवाओं की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित किया समाज का, और उन्होंने इस बात का एक जन आंदोलन चलाया कि अगर विधुर पुनर्विवाह कर सकते हैं तो विधवा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती है। जैसा राजा राममोहन राय ने आंदोलन किया था, उसी प्रकार से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका नाम ही विद्यासागर था, अत्यंत विद्वान थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उसके साथ ही उन्होंने समाज सुधार का जो एक अभियान चलाया, उसके फलस्वरूप सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, और सन 1872 में सिविल मैरिज अधिनियम ये पारित हुए। इनसे विधवाओं के पुनर्विवाह का एक रास्ता खुल गया और उनके दुर्दशा में काफ़ी कमी आई। एक और महान सुधारक हुए, उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जो किशन के रूप में आज भी सक्रिय है। उसका नाम था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले, उन्होंने विधवाओं के लिए, अछूतों के लिए और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए बहुत काम किए, और इस संस्था के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां किसी न किसी रूप में आज भी संचालित की जा रही हैं। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये हालांकि जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे, लेकिन इसके साथ में उन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने ध्यान दिया होगा, उस समय के जो महान समाज सुधारक हुए, वो इस कार्य के लिए किसी न किसी संस्था की स्थापना करते थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और न्यायमूर्ति रानाडे ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी संस्था सक्रिय है, सन 1875 में उसकी स्थापना की, और इसके माध्यम से पूरे देश में समाज सुधार का कोई एक समस्या को लेकर के नहीं, अनेक समस्याओं को लेकर के आंदोलन चलाया। उसके बाद हमको स्मरण आता है भारत का महान सपूत, जिसने विदेशों में जाकर के और अंग्रेज़ों की आंख में उंगली डाल करके उनको बताया कि जिस भारत को तुम सन्यासियों का, सपेरों का, जादूगरों का देश समझते हो, वहाँ पर कितनी महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा रही है। स्वामी विवेकानंद, पूरे विश्व को उन्होंने भारत की महान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचय करवाया। अमेरिका में जाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा थी, उसमें भारत की दुंदुभी बजाई, और तब पश्चिम की, खास करके अमेरिका की आंखें खुली कि जिस देश को हम इतना पिछड़ा हुआ मानते थे, वो कई मामलों में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। स्वामी जी ने भारत में लौट करके सन 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इसके माध्यम से कुरीतियों का विरोध, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज भी रामकृष्ण मिशन के सन्यासीगण, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा योग्य हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने कार्य को, अपने वृत्ति को, अपने प्रोफेशन को छोड़ करके संन्यास लेकर के स्वामी जी के मार्ग चिन्ह पर वो चलते हैं और समाज कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रिय छात्रों, इससे हमारा मुस्लिम समाज भी अछूता नहीं रहा। आप लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में ख्याति सुनी होगी। इसकी स्थापना की एक महान मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने। उनका ध्यान अपने समाज के पिछड़ेपन पर गया, और उन्होंने भी ये पाया कि मुस्लिम समाज की दुर्दशा का और उसके पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा। पहले तो उन्होंने कॉलेज की स्थापना की, मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में, और बाद में आगे जाकर के ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुई। यूनिवर्सिटी के माध्यम से और उसके बाहर भी उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। खास करके पर्दा प्रथा, नारी शिक्षा और बहुविवाह के विरोध में उन्होंने अपना अभियान चलाया, और इसके साथ में उन्होंने अपने मुस्लिम जो कार्यकर्ता थे उनको संगठित किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1873 में हुई, और इसकी स्थापना के बाद ये केंद्र बन गया समाज सुधार का मुस्लिम समाज के लिए। प्रिय छात्रों, अभी तक जो चर्चा मैंने आपसे की, उसमें आपने पाया होगा कि जो भी समाज सुधारक आए सामने,
या तो उन्होंने धार्मिक आधार पर अपना समाज सुधार का कार्यक्रम चलाया या धर्म से हट करके एक तटस्थ भाव से समाज सुधार का काम किया उन्होंने। लेकिन 1915 में महात्मा गांधी के भारत में पदार्पण के बाद समाज सुधार की एक नई धारा ने जन्म लिया और वो था समाज सुधार को जोड़ा गया भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा, स्वामी दयानंद ने एक बाई प्रोडक्ट के रूप में स्त्री शिक्षा को लिया। सर सैयद अहमद खान ने धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज में कुरीतियों का बहिष्कार करने की आवाज़ उठाई। इसी प्रकार जो अन्य हमारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ में समाज सुधार का भी काम किया। लेकिन अब गांधी जी के पदार्पण के बाद गांधी ने बताया कि अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो पूर्ण स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वराज नहीं होता है। उनके हिसाब से अगर पूरी आज़ादी का आप चाहते हैं तो हमको सामाजिक आज़ादी भी चाहिए, आर्थिक आज़ादी भी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी के साथ। तो एक नई दृष्टि, एक नई धारा हमारे देश में विकसित हुई समाज सुधार के क्षेत्र में। गांधी के पदार्पण के बाद 1915 से लेकर के 1948 तक करीब 3 दशक पूरे जो थे वो गांधी के दशक ही कहे जा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अन्य धाराएं साथ साथ में चलती रही, जैसे रामकृष्ण मिशन का काम जारी रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम जारी रहा, और भी काम चले व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, आर्य समाज का भी चला। लेकिन गांधी जी ने ये तय किया कि जो उनके कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो समाज सुधार के भी वाहक थे उसके आंदोलन के, और दोनों की दृष्टि से उनको सक्रिय रहना चाहिए। आइए देखें कि गांधी की दृष्टि क्या थी समाज सुधार के लिए। एक वार्ता में हमने आपसे बताया कि गांधी की तो समग्र दृष्टि थी सामाजिक पुनर्निर्माण की, और समाज सुधार तो केवल उसका अंग मात्र था। लेकिन फिर भी व्यापक रूप में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 3-4 मुद्दों पर गांधी जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया था। सबसे पहले उन्होंने नशा मुक्ति को अपने हाथ में लिया, और गांधी का एक प्रसिद्ध बड़ा सूक्ति है, वो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे केवल एक दिन के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो सबसे पहला काम जो करूंगा वो ये कि भारत भर में बिना मुआवजा दिए शराब की सारी दुकानें में बंद करवा दूंगा। नशा मुक्ति का इतना दृढ़ आग्रह शायद ही किसी समाज सुधार कर रहा हो जितना महात्मा गांधी का था। उसके बाद में अस्पृश्यता उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बना, और गांधी ने कई जगह कहा है कि मेरी बातों पर ध्यान देने के बजाय जैसा मेरा आचरण है वही मेरा संदेश है। तो गांधी ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो काम किए, खुद वैसा आचरण करके उन्होंने दिखाया। जब भी दिल्ली जाते तो भंगी बस्ती में ठहरते थे, सवेरे मेला सफाई का कार्यक्रम उनका होता था। इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षा क्या कर सकता है। तो अछूत उद्धार, अछूत मुक्ति और अस्पृश्यता निवारण गांधी का जैसा योगदान है वैसा शायद ही किसी का हो। इसमें तो केवल एक ही नाम याद आता है, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनकी चर्चा मैं आगे आपसे चल के करूँगा। उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम जुड़ गई थी। खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमृतलाल ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा कहा जाता है, और आचार्य विनोबा भावे, ये इनके पट्ट शिष्य थे। और समाज सुधार के क्षेत्र में ये लोग गांधी के पीछे चले और जैसा गांधी का आदेश होता था उस प्रकार से कार्य करते थे। खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा अमृतलाल ठक्कर का, जिन्हें ठक्कर बापा भी कहते हैं लोग प्यार से, श्रद्धा से। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना में गांधी के साथ काम किया, और ख़ास करके जो आदिवासी हैं भारत के, उनके उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए ठक्कर बापा का नाम इस क्षेत्र में अमर है। ठक्कर बापा ने आदिवासियों के बीच में जो कुरीतियाँ थी, खास तौर से उस पर ध्यान देकर उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। विशेष रूप से नशाखोरी और अपहरण, विवाह, इनके ऊपर उन्होंने काफ़ी ध्यान केंद्रित किया और उनको दूर करने का प्रयास किया। जहाँ तक आचार्य विनोबा भावे का सवाल है, विनोबा जी ने किसानों, हरिजन आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने में विशेष योगदान दिया, और गांधी जी के शहादत के बाद उन्होंने गांधी की मशाल थाम ली सामाजिक कार्यों के लिए, और काफ़ी लंबे समय तक भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के माध्यम से गांधी की जो समाज सुधार की जो विचारधारा थी, सामाजिक कल्याण की जो विचारधारा थी, सामाजिक पुनर्निर्माण की जो विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। इस चर्चा
को हम अगर अधूरा मानेंगे अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जिनको प्यार से श्रद्धा से कहा जाता है, उनका नाम अगर न लें। बाबा साहब खुद उसी वर्ग से आते थे जिन्हें आज कमज़ोर वर्ग कहा जाता है, या सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग। बाबा साहब ने खुद उस पीड़ा को भोगा था। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भारत लौटे और जिस प्रकार से तिरस्कार का, अपमान का उन्होंने सामना किया, उनके अंदर एक विशेष चिंगारी जागृत कर दी, और उस चिंगारी का जो प्रस्फुटन था उनके अनेक कार्यों में हम देखते हैं। भारत का संविधान जब बना, तब प्रक्रिया चल रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर को इस संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे संविधान में ही जो सामाजिक समस्याएं हैं, खास करके अस्पृश्यता या शोषण कमज़ोर वर्गों का, संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उसी के आधार पर आगे चल करके कानून बने और सामाजिक कल्याण की शासकीय योजनाएं उनका भी निर्माण हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने तो अपना पूरा जीवन समर्पित किया अछूतों के लिए, दलितों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए। और इसमें एक और मैं नाम यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, वो थे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज। शाहू महाराज खुद एक राजकीय वर्ग के व्यक्ति थे, राजा थे कोल्हापुर के। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि एक शासक, एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रजा का जो दलित वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो इस तरह के लोग हमारे देश में हुए। और ख़ास करके ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटिश काल में जो समाज सुधार के कार्यक्रम हुए वो दो भागों में बांट सकते हैं, एक गांधी के पूर्व और एक गांधी के बाद। गांधी के पूर्व की धारा समाज सुधार की अलग धारा थी, उसमें धर्म का मिश्रण था या तटस्थता का मिश्रण था। लेकिन गांधी के आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के साथ सामाजिक सुधार को, सामाजिक कल्याण को भी जोड़ा गया और उसके बहुत अच्छे नतीजे हमको देखने को मिले। तो प्रिय छात्रों, अंत में हम ये देखें संक्षेप में कि उस ब्रिटिश काल में ऐसे कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं थी जिन पर हमारे महान समाज सुधारकों ने ध्यान केंद्रित किया और उन समस्याओं को दूर करने में या कम करने में आंदोलनों का सहारा लिया और कानून का भी सहारा लिया। जो प्रथाएं थी, एक तो थी सती प्रथा, दूसरी थी छुआछूत, इस पर अनेक समाज सुधारकों ने काम किया। बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, अशिक्षा, खास करके महिलाओं की शिक्षा और उनकी जो सामाजिक और आर्थिक बाधाएं थी उनको दूर करना, इन पर विशेष रूप से हमारे समाज सुधारकों ने ध्यान दिया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 के बाद से लेकर के 1947 तक 3-4 चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, शासकों द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा इन समाज सुधार आंदोलनों को शंका की निगाह से देखा जाना। नंबर 2, कई बार उसके दमन के प्रयास हुए। नंबर 3, उसके बाद भी राजा राममोहन राय जैसे महान समाज सुधारक ऐसे भी हुए जो सारे विरोधों को परे करते, विरोध पंडितों की तरफ से भी थे, भारतीय नेताओं की तरफ से भी थे और अंग्रेज़ों की तरफ से थे ही। उसके बावजूद इन सारी बाधाओं को पार करते हुए लंदन पहुँचे, वहाँ पर पार्लियामेंट से उन्होंने सती विरोधी कानून पारित करवाया और उन्हीं की छत्र छाया में आगे चल करके समाज सुधार का आंदोलन चलता रहा। और मैं समझता हूँ कि आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह से सामाजिक समस्याओं से मुक्त हो गया है। आज भी वो समस्याएं किन्हीं किन्हीं रूपों में विद्यमान हैं, बल्कि और आगे बढ़ी हैं, जिनके लिए महान समाज सुधारकों ने अपने जीवन को समर्पित किया। हम आशा करते हैं कि उस 350 साल के काल से सबक लेकर के हम उन प्रयासों को और तेज़ करें ताकि हमारा सामाजिक ढांचा, जिसमें विकृतियाँ आ गई हैं, सुधार की ओर अग्रसर हो। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारत में ब्रिटिश काल में समाज सुधार। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी शाजिया खान। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।